हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। आज फिर हम एक और नया टॉपिक लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्कूलिंग का जो सिलेबस है बोर्ड रिगार्डिंग या नीट या जेई से रिगार्डिंग हम पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका इस यूट्यूब चैनल पर कराने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो 10th क्लास का एक बायोलॉजी का चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस। काफी डिफिकल्ट और काफी लॉन्ग चैप्टर है ये। बायोलॉजी में सबसे बड़ा चैप्टर यही है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक जो है वो आते हैं और एग्जाम के रिगार्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आज के टॉपिक से बाहर बोर्ड में कुछ भी नहीं आएगा। जैसा कि इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जिंदा रहने के लिए जितनी भी प्रोसेस हमारी बॉडी करती है, कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए जो जो प्रोसेस करता है वही लाइफ प्रोसेस है। यानी कि सर्वाइवल के लिए नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी प्रोसेस, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन इसके अंदर आता है वो यही है, व्हाट इज लाइफ? कि लाइफ है क्या, जिसकी हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। लाइफ प्रोसेसेस, वो लाइफ है क्या, किसको बोलते हैं हम कि ये लाइफ है और ये नहीं है। यहाँ पर दो पिक्चर देख रहे हैं आप, दो अलग अलग। एक तरफ आप ये देख रहे हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हॉर्स है, एलिफेंट, बर्ड्स है, फिश है, या प्लांट्स जो है वो भी आप देख पा रहे हैं, स्नेक है। वैसे ही दूसरी तरफ जो आप देख पा रहे हैं, इस तरफ डस्ट का कोई एक माउंटेन है, या फिर जैसे टेबल है, सॉक्स है, या डोल है, या कार है, या फिर ऐसे ही कुछ और ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। अब इन सभी में फर्क क्या है, किस चीज का जो है मेन इसके अंदर डिफरेंस है? दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर, दोनों साइड जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, एक तरफ ये और दूसरी तरफ ये, इसको हम बोलते हैं ये सारे के सारे लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे हाथ में जो पेन है वो लिविंग है या नॉन लिविंग, आपका आंसर डायरेक्ट होगा नॉन लिविंग है। मैं पूछूं ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आप देखकर ऑब्जेक्ट को बता सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। वही जो क्राइटेरिया आप इनके अंदर डिफरेंशिएट करने में सक्षम है, वही क्राइटेरिया लिविंग नॉन लिविंग के अंदर है। तो हम जानते हैं कुछ क्राइटेरिया है जिससे लाइफ प्रोसेस हो, जिससे लाइफ बनती है। तो इसके लिए कुछ नेसेसरी क्राइटेरिया है, जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? आप बोलोगे मोशन करते हैं लिविंग्स, नॉन लिविंग भी मोशन करते हैं। क्लाउड्स के अंदर मोशन पाई जाती है, जैसे बस है, ट्रेन है, वो भी मोशन करती है। तो वो क्राइटेरिया लिविंग्स का है, लेकिन सिर्फ लिविंग का नहीं है। आज हम वो क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं जो स्पेसिफिक लिविंग के अंदर ही पाए जाते हैं और सभी लिविंग में पाए जाते हैं, जिनको द क्राइटेरिया फाउंड इन all livings and only in livings। लिविंग क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया जो सिर्फ लिविंग में मिलेगा और सभी लिविंग में मिलेगा। सभी लिविंग्स के अंदर पाया जाना चाहिए और सिर्फ लिविंग के अंदर होना चाहिए, नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। जैसे मोशन नहीं हो सकता, मोशन नहीं हो सकता क्योंकि मोशन लिविंग्स में भी होती है और नॉन लिविंग के अंदर भी पाई जाती है। कार को चलते हुए आपने देखा है, तो मोशन इनके अंदर नहीं पाई जाती। अगर हम कहें फूड इनटेक, वो भी क्राइटेरिया नहीं हो सकता। लिविंग्स के अंदर स्पेसिफिक क्राइटेरिया वो भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्लांट्स है, एनिमल्स है, सभी फूड लेते हैं। वैसे ही किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में, जैसे कार को ही हम ले लेते हैं, इसको भी एनर्जी के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्राइटेरिया भी स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ लिविंग में मिलेगा और सभी लिविंग में मिलेगा। वैसे ही अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन, ये भी नहीं हो सकता। अब आप कहोगे रिप्रोडक्शन तो सिर्फ लिविंग में ही मिलता है, हम लिविंग्स में पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। नहीं नहीं बच्चे, रिप्रोडक्शन सभी लिविंग में नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे म्यूल आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं खच्चर। अब ये जिंदगी भर जो है ना रिप्रोडक्शन नहीं करता। वैसे ही हनी बी जो होती हैं, उनके अंदर जो फीमेल वर्कर बीज है ना,
फीमेल वर्कर भी वो भी कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करती, स्टेराइल होती है वो। और ऐसे ही अगर मैं कहूं कि अगर इनफर्टाइल कपल्स है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या वो लिविंग नहीं है? वो लिविंग है। तो ये क्राइटेरिया सभी लिविंग में नहीं मिलता। कुछ लिविंग में भी रिप्रोडक्शन के क्राइटेरिया पाया जाता, जैसे क्लाउड टूटते हैं, डस्ट पार्टिकल टूटकर 1 से 2 हो जाते हैं, तो वो भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है? दोबारा प्रोडक्शन करना, दोबारा से वैसा ही कोई चीज हम प्रोड्यूस करें, और रिप्रोडक्शन है। तो ये नॉन लिविंग के अंदर भी हम कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्राइटेरिया स्पेसिफिक नहीं है, लिविंग में पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ लिविंग में नहीं पाए जाती। तो ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो लाइफ को सभी नॉन लिविंग से हमें अलग करता है? उसके अंदर अगर हम पढ़े, सबसे पहला जो क्राइटेरिया है जो सिर्फ लिविंग में पाया जाता है, वो है सेलुलर ग्रोथ। सेलुलर ग्रोथ सभी लिविंग के अंदर पाई जाती है, और सिर्फ लिविंग के अंदर ही पाई जाती है। इसका मतलब हम क्या है? सेल से मिलकर बने हुए हैं। आप देखते हैं, आपने सुना होगा यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो एक सेल से मिलकर बने हैं, उनके अंदर भी क्या पाई जाती है? सेल और उसकी ग्रोथ। दूसरा जो क्राइटेरिया है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, वो इसके अंदर आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, अब मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है, एक तो कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक, दूसरा है एनाबॉलिक। ये दोनों क्राइटेरिया मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। मेटाबॉलिज्म भी सिर्फ लिविंग में पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब क्या है? ब्रेकडाउन या सिंथेसिस। इसके अंदर जो कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, इनमें किसी भी पार्टिकल का, किसी भी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है। हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स का ब्रेकडाउन होता है। दूसरा एनाबॉलिक, सिंथेसाइज करना, किसी चीज से पार्टिकल्स को जोड़कर कोई नई चीज हम प्रोड्यूस करें, बना रहे हैं, वो भी क्या है? एनाबॉलिक। तो ये दोनों चीज मिलाकर क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिज्म। तो ये सिर्फ लिविंग में पाया जाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ब्रेकडाउन या सिंथेसिस होता है, उसे क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये भी सिर्फ लिविंग में ही पाई जाती है। उसके बाद कॉन्शियसनेस, 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 सचेत होना किसी चीज के लिए, एनालाइज करने की पावर। तो ये भी कॉन्शियसनेस भी सिर्फ लिविंग में ही पाई जाती है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाई जाती। सेंस डिटेक्ट करना लिविंग के अंदर पाया जाता है, लेकिन नॉन लिविंग में भी मिल सकता है। जैसे मेटल डिटेक्टर है, तो वो मेटल की सेंस को डिटेक्ट करता है। ऐसे ही बॉम्ब डिटेक्टर होते हैं ना, तो वो डिटेक्ट करते हैं, आरडीएक्स को डिटेक्ट करते हैं। तो वो नॉन लिविंग में हो सकता है, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती। कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती। एनालाइज करने की पावर भी हो सकती है, जैसे कंप्यूटर होता है, या फिर आज के टाइम पर जो एआई का आप नाम सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालाइज करने की पावर है। लेकिन कॉन्शियसनेस सिर्फ लिविंग में और सभी लिविंग के अंदर पाया जाता है। उसके बाद और अगर हम क्राइटेरिया देखते हैं, तो वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, अकेला अगर रेस्पिरेशन की बात करता है, तो वो लिविंग का स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन सिर्फ लिविंग में, सभी लिविंग के अंदर पाया जाता है। रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन की हेल्प से हम जो फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें नॉन लिविंग भी, जैसे रस्ट एक एग्जांपल है। रस्ट लगता है ऑक्सीजन और वाटर की हेल्प से, तो ऑक्सीजन का इंटेक नॉन लिविंग भी कर सकते हैं। मेटल्स के ऊपर रस्ट लगता है, वैसे किसी ऑब्जेक्ट को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो रेस्पिरेशन जो है वो स्पेसिफिक फीचर नहीं है, सेलुलर रेस्पिरेशन स्पेसिफिक फीचर है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो स्पेसिफिक है, जो रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ लिविंग्स और सभी लिविंग के लिए। तो इनको हम बोलेंगे व्हाट इज लाइफ, क्या है लाइफ, जिनके अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं, तो वो लाइफ है। जैसे यहाँ पर एनिमल्स देख रहे हैं आप, कुछ प्लांट्स यहाँ पर हैं, इनके अंदर ये सारे के सारे क्राइटेरिया पाए जाते हैं, जिनसे मिलकर क्या बनती है? लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लाइफ प्रोसेस।
अगला ही जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है वो है व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। की लाइफ प्रोसेस अब क्या है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं पूरा चैप्टर जिसके ऊपर हमारा डिपेंड है, वो प्रोसेस है क्या। लाइफ प्रोसेस क्या है, जितनी भी सर्वाइवल के लिए नेसेसरी कंडीशंस हम फॉलो करते हैं वो सारी की सारी क्या है, लाइफ प्रोसेस। जैसे न्यूट्रिशन की हमें जरूरत होती है तो वो एक लाइफ की हमारी प्रोसेस है जिंदा रहने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, हम खाना खाते हैं पूरी बॉडी के अंदर वो खाना ट्रांसलोकेट होता है। एक्सक्रेशन, वेस्ट मटेरियल को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। पॉइजनस सब्सटेंस, अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी चीज एक्सक्रेट होती है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। नेसेसरी स्पेसिफिक फीचर नहीं, अब हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस क्या है। रिप्रोडक्शन भी क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर जनरेशन आगे नहीं जा सकती। अगर बात करें हम ह्यूमंस जो है कब से डेवलप हुए हैं, लगभग 1.5 लाख साल पहले जो आज का इंसान आप देखते हैं वो बनना शुरू हो गया था, वो बन गया था। तो 1.5 लाख साल उम्र किसी की नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन से आज तक उनकी स्पीसीज जिंदा है। नेक्स्ट जो है वो रेस्पिरेशन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, जिसके बाद कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन और एनर्जी हमें मिलती है। फिर है मेटाबॉलिज्म, अभी जिसकी बात हम करके आए थे कि फूड है उसका ब्रेक डाउन होना, उस फूड से कुछ ना कुछ सिंथेसाइज होना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, वो सिंथेसाइज करने की प्रोसेस है, तो वो भी पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस कौन क्या है, डेली रूटीन में जिंदा रहने के लिए, सर्वाइविंग के लिए जो भी कंडीशंस, जो भी प्रोसेस हम करते हैं उस क्या है, लाइफ प्रोसेस है। अगर इसमें हम सबसे पहले बात करें न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से हम शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है। पहला जो न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रोप, ऑटोट्रोपिक, और दूसरा है हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं और उसका यूटिलाइजेशन। देखिए अकेला इनटेक ऑफ फूड नहीं है न्यूट्रिशन के अंदर। न्यूट्रिशन में ये मत लिख देना अगर प्रोसेस इसके बारे में इसकी डेफिनेशन आती है व्हाट इज न्यूट्रिशन, वैसे इतना आसान क्वेश्चन आएगा नहीं किसी भी बोर्ड क्लासेस में, लेकिन फिर भी अगर आता है तो न्यूट्रिशन क्या है, इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन, वो कंप्लीट क्या है, न्यूट्रिशन है कि हम खाना जो खाते हैं उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, एक्सक्रेशन करते हैं, वो सारा का सारा क्या हमारा न्यूट्रिशन का पार्ट है। तो 2 तरह का होता है न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड और एटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है जिसमें पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, या ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism make their own food, जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं। वैसे अगर एट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms depends on others, या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है,
जिस मोड के अंदर जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं रॉ मटेरियल से, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। अगर सबसे पहले हम ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, इसके नाम से ही पता चल रहा, फोटो सनलाइट, सिंथेसाइज बनाना, सनलाइट की हेल्प से जो अपना खाना तैयार करते हैं वो कौन से हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेसाइज करने वाले, फोटोसिंथेसिस करने वाले, तो फोटोसिंथेसिस। तो दूसरे हैं इसके अंदर केमोसिंथेसिस, केमोसिंथेसिस। अब इसके अंदर क्या है, सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं। केमोसिंथेसिस में क्या है, केमिकल्स से, केमिकल्स का जो है ब्रेक डाउन करते हैं। अब सनलाइट का यूज करके अगर अपना खाना तैयार करें तो फोटोसिंथेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रोप में दूसरा क्या है, केमोसिंथेसिस, जिसमें केमिकल्स का ब्रेक डाउन किया जाता है, केमिकल्स को तोड़ा जाता है। जैसे नेचर में कुछ केमिकल मिलते हैं, जैसे अमोनिया है, अब इनको नाइट्रेट्स हैं, इनको ब्रेक करते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इनको ब्रेक करके क्या करते हैं, अपनी एनर्जी लेते हैं। कुछ केमिकल्स हैं जिनको तोड़कर कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ यूनिसेलुलर क्या करते हैं, अपना खाना तैयार करते हैं, उससे क्या लेते हैं, अपनी एनर्जी लेते हैं। केमिकल्स टूटते हैं, केमिकल्स जब टूटते हैं तो उन केमिकल्स के अंदर से, केमिकल्स का जब ब्रेक डाउन होता है तो उन केमिकल्स के अंदर क्या पाया जाता है, इन केमिकल्स के अंदर एनर्जी होती है। जो बॉन्ड होते हैं ना, केमिकल्स को जोड़कर रखते हैं, तो बॉन्ड जब टूटते हैं तो उन बॉन्ड के ब्रेक डाउन से क्या मिलती है, एनर्जी, जिसके ऊपर कुछ ऑर्गेनिजम्स डिपेंड है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमोसिंथेसिस। द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर फूड, या फिर हम लिख सकते हैं द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर एनर्जी फॉर सर्वाइवल फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। कौन सा है, केमोसिंथेसिस। द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द सनलाइट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो केमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, दो तरह का हमारा क्या है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक बार ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डीपली स्टडी करते हैं, जिसमें पहला है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, ग्रीन लीव्स, जो ग्रीन प्लांट है उनमें जो ग्रीन लीव्स है वो सनलाइट को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और अपना खाना तैयार करते हैं। जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं, सन से जो एनर्जी आ रही है, उस सन से आई हुई एनर्जी को, उस एनर्जी को ये प्लांट क्या करते हैं, ये लीव्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और साथ में क्या है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। सन से सनलाइट, इन्वायरमेंट से क्या ली, कार्बन डाइऑक्साइड, और मिट्टी से, सॉइल से क्या लेंगे, वाटर। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, और इसके पास खुद के पास क्या है, ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोफिल। इन चारों जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है, इनकी हेल्प से क्या बना लेते हैं, अपना फूड तैयार कर लेते हैं, अपना ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट तैयार कर लेते हैं। इसकी अगर प्रोसेस, इसकी अगर हम रिएक्शन देखें तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में सॉइल से क्या लिया, वाटर, और क्या प्रिपेयर कर दिया, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल ने, क्लोरोफिल इसने जो प्रिपेयर किया वो था C6H12O6। साथ में क्या निकलता है, ऑक्सीजन और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं। तो ये प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से क्लोरोफिल की, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल ने क्या प्रिपेयर कर दिया, ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट। इसी से फिर बाद में क्या मिलती है, एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। और साथ में क्या रिलीज हुआ है वेस्ट के रूप में, ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन, जिससे फिर बाद में हम रेस्पिरेशन करते हैं, वो थी नेसेसरी गैस हमारे लिए है ऑक्सीजन। इसलिए बोलते हैं ना, जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना इन्वायरमेंट क्लीन होगा। क्यों क्लीन होगा? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन, उसको वो सिंथेसाइज करते हैं, उसको वो रिलीज करते हैं, उसको वो बनाते हैं पानी के अंदर से तोड़कर, यहाँ से इसको ब्रेक करके ऑक्सीजन हमें वो देते हैं। साथ में क्या, एक और नई चीज, ग्लूकोज, जो सिर्फ यही प्लांट ही तैयार करते हैं। जो रॉ मटेरियल है, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल से, वो प्लांट्स ही बनाते हैं। तो जितना भी हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर पाया जाता है, प्रोटीन जिसमें पाए जाते हैं, वो सब कुछ किसने प्रिपेयर किया? हमारे प्लांट्स ने। तो प्लांट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारी अर्थ के लिए। और फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर कुछ क्रूशियल स्टेप हैं जो पेपर में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस है क्या, इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के स्टेप, 3 इंपॉर्टेंट स्टेप पढ़ने हमने। सबसे पहला स्टेप क्या है? देखो, प्लांट्स जो है ग्रीन लीव्स सन से सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। दूसरा जो स्टेप है, जो कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो वाटर है उसको स्प्लिट कर दिया, वाटर को स्प्लिट कर दिया। वाटर किस में स्प्लिट होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है एज ए वेस्ट, और जो हाइड्रोजन बचा उसका क्या करेगा? स्प्लिट करेगा वाटर को, किस में? हाइड्रोजन के अंदर, साथ में ऑक्सीजन के अंदर। इन दोनों चीज के अंदर इसको क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका क्या कर देगा? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और रिडक्शन से क्या बनेगा? CH2O। अगर 6 बार ये रिएक्शन चलेगा तो C6H12O6, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये 3 क्रूशियल स्टेप है फोटोसिंथेसिस के, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और किस में कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी के अंदर। दूसरा, वाटर को स्प्लिट किया हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन का क्या हुआ है? एडिशन हुआ, किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड में हमने क्या लाकर जोड़ा है? हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन आया कहां से? वाटर के स्प्लिट होने से, यहां से जहां पर हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया था प्लांट्स ने। तो ये 3 स्टेप है फोटोसिंथेसिस के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसी के अंदर क्रॉस सेक्शन भी लीफ का पूछ लिया जाता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये वाला इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एग्जाम में डायरेक्ट ये डायग्राम भी, लेबल्ड डायग्राम भी पूछ लेता है। तो इसमें क्या है? जो लीफ है उसका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये क्रॉस सेक्शन, इसको विजिबल किया, इसको थोड़ा सा हमने जूम करके दिखा रखा है। तो अगर किसी भी पत्ते को हम, जैसे एक लीफ ले लेते हैं, एक लीफ है, अब इस लीफ को हमने डिवाइड करना है, इसका क्रॉस सेक्शन देखना है। तो इसको हम यहां से काटेंगे, ऐसे काटने के बाद, जैसे ये एक लीफ है, इसको ऐसे काटेंगे तो इसका ये वाला जो हिस्सा बचेगा ना सामने वाला, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। अगर इस तरफ से हम देखें, जो लीफ है उस लीफ में यहां से इस लीफ को ऐसे हमने क्रॉस सेक्शन को अगर हम देखें तो क्रॉस सेक्शन में बीच में एक छोटी सी रिब है, ये जो इसकी मेन और प्राइमरी रिब है, ये वाली, ये। और साइड में इसकी क्या है? वेन्स, ये सेकेंडरी वेन्स, ये वाली। और इसकी जो ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है, यहां पर और साथ में फिर नीचे की तरफ, इस तरफ भी यहां पर कुछ सेल पाई जाती हैं, कुछ इस तरह से ऐसे सेल हैं। इन सेल को बोलते हैं मेसोफिल सेल।
मीजोफिल सेल इस तरफ भी हैं, और कहीं कहीं इन मीजोफिल सेल के अंदर क्या पाया जाता है, गैप पाया जाता है। ऐसे मैं बना देता हूं गैप। इस तरह से कुछ पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा। अगर किसी मीजोफिल सेल को हम बाहर निकाल कर देखें, इस तरह से एक सेल पाई जाती है, यहां पर जो बना के दिखा रखी है, ये इस तरह की सेल है। ये वाली जो सेल दिखाई दे रही है, ये इन मीजोफिल सेल के अंदर क्या पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट है। ये वाला जो ग्रीन पिगमेंट आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा होता है क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बीच में यहाँ पर खाली स्पेस ल्यूमन है, जिसको एयर स्पेस बोलते हैं हम। अब यहाँ पर ये गैप है, ये वाला जो गैप है, इसी को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये हमारा क्या है, स्टोमेटा है। इसी स्टोमेटा के आसपास क्या रखी होती है, ये हमारी गार्ड सेल है। क्या है, गार्ड सेल है। ये गार्ड सेल, स्टोमेटा के आसपास पाई जाने वाली सेल। जैसे ये स्टोमेटल पोर है, इस स्टोमेटल पोर के इस तरफ भी और इस तरफ भी ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल भरी होती हैं। स्टोमेटा के दो डायग्राम दिखा रखे हैं, एक क्लोज है और एक ओपन है। ये वाला क्या है, ओपन, और ये क्लोज है। स्टोमेटल पोर ओपन होता है तो ये एक्सचेंज करता है गैसेस का। सनलाइट जो है इसके ऊपर यहाँ पर जो क्लोरोफिल भरा होता है वो ट्रैप कर लेता है, और गैसेस का एक्सचेंज स्टोमेटा से होता है। वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटल पोर की हेल्प से। पढ़ेंगे अभी हम स्टोमेटा के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे थे। तो इस तरह से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या है, इसकी एपिडर्मिस है, जो ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस इसकी, और बीच में क्या भरी हुई है, इसकी मीजोफिल सेल है। ये मीजोफिल सेल भरी हुई है। इनके पास क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जिससे फोटोसिंथेसिस में हेल्प मिलती है। इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की अगर हम बात करें, क्लोरोफिल कई तरह का पाया जाता है, ए बी सी और डी। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। इसके अंदर ए जो क्लोरोफिल है ना, ये मेजर पिगमेंट है। मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। सभी पौधे के अंदर ये पाए जाते हैं क्लोरोफिल। तो इस तरह का जो डायग्राम है वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा, इनकी इंपॉर्टेंस पूछ ली जाती है कि स्टोमेटा का काम क्या होता है। स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के पाए जाते हैं, ओपन और क्लोज। दो टाइप के हम यहाँ पर देख चुके हैं, ये इस तरह से ओपन होता है और ये इस तरह से क्लोज पाया जाता है। इनका फंक्शन क्या है, स्टोमेटा का जो फंक्शन है वो पूछ लिया जाता है पेपर में। स्टोमेटा का फंक्शन है सबसे पहले ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन आप पढ़ के आ चुके 9th क्लास में, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपिरेट करते हैं। पानी को क्या है, स्टोमेटल पोर्स की हेल्प से, जो इस तरह से स्टोमेटल पोर बनाए थे, ऐसे ओपन जो स्टोमेटल पोर है, ऐसे इनके अंदर से क्या करते हैं, वाटर का रिमूवल करते हैं। यहाँ पर जो सेल पाई जाती हैं क्लोरोफिल सेल, और साथ में इसकी क्या कौन सी सेल है, सब्सिडरी सेल। यहाँ पर कौन सी सेल पाई जाती हैं, सब्सिडरी सेल पाई जाती हैं। इस तरह से सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल पाई जाती हैं। तो ये जैसे ही स्टोमेटल पोर ओपन होता है, ये स्टोमेटल पोर है, और साथ में क्या, इसके गार्ड सेल है। ये क्या है, गार्ड सेल। तो स्टोमेटल पोर ओपन होता है तो ये वाटर को रिमूव कर देता है। जितना भी प्लांट के पास एक्सेस में वाटर होता है ना, अब एक्सेस में वाटर कहां से आता है, रूट एब्जॉर्ब करती है। रूट हेयर जो होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करके सोइल से और जाइलम की हेल्प से कहा ट्रांसपोर्ट कर देते हैं पौधे के अंदर, लीव्स तक।
तो लीव्स के पास जितना भी एक्सेस का पानी होता है वो ट्रांसपिरेट कर देता है इन फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में। इससे हेल्प क्या मिलती है, एक तो न्यूट्रिशन नीचे से आ जाता है, दूसरा स्टोमेटल पोर ओपन और क्लोज होते रहते हैं जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो दूसरा जो काम इंपॉर्टेंट है स्टोमेटल पोर का जो फंक्शन है वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है पौधा और ऑक्सीजन रिमूव करता है। तो ये फंक्शन है स्टोमेटा की। नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है हमारा एट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस के बाद जिसको हम स्टडी करते हैं, एट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या था, वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स डिपेंड होते हैं, डिपेंड होते हैं। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ के आ चुके हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होते हैं, वो डिपेंड होते हैं। अगर हम इसकी बात करें कितने टाइप का होता है ऑटोट्रोपिक एट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो सबसे पहला हमारा हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है प्लांट, उनके ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म डिपेंड है डायरेक्ट प्लांट्स के ऊपर। वैसे तो सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लांट पर ही डिपेंड होते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट डिपेंड है उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट इनके ऊपर डिपेंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। सेकंड नंबर पर कौन से आते हैं, कार्निवोर्स। द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंड है। कार्निवोर्स कौन से हैं, मांसाहारी जिसको हम बोलते हैं, मांस खाने वाले ऑर्गेनिजम्स कार्निवोर्स हैं। ये किस पर डिपेंड होते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं ये। सेकंड लेवल पर आ गई, पहले लेवल पर कौन से थे, प्लांट, प्लांट को खाने वाले हर्बीवोर्स, इनको खाने वाले कार्निवोर्स, और इनको भी खाने वाले टॉप कार्निवोर्स में हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा वर्ड है ओमनीवोर्स। अब ओमनीवोर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट भी खा लेते हैं, साथ में ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी खा लेते हैं, मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी भी हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स, सर्वाहारी। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्लांट, प्लांट प्रोडक्ट और साथ में कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, इनको भी खा लेते हैं। ये सभी के ऊपर डिपेंड होते हैं, ओमनीवोर्स हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें, जितने भी प्लांट को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिजम्स, रूमिनेंटो किसके अंदर आएंगे, हर्बीवोर्स के अंदर। कार्निवोर्स सिर्फ मांस खाने वाले, जैसे टाइगर है, लायन है, ये सारे मांसाहारी हैं। ओमनीवोर्स के अंदर कौन से आते हैं, जैसे डॉग है, कैट है, ह्यूमंस है, ये सारे क्या हैं, ओमनीवोर्स के अंदर आते हैं, दोनों चीजें खा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एट्रोट्रोपिक मोड में, वो होता है पैरासाइटिक। ये ऑर्गेनिजम्स को होस्ट बना लेता है और उनके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूट्रिशन क्या करता है, उनसे सक करता है, न्यूट्रिशन सक करता है ये। जैसे मॉस्किटो है, पैरासाइट होता है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, उनको होस्ट बनाता है, उनको मारता नहीं है, न्यूट्रिशन सक करता रहता है। वैसे ही प्लांट में कौन सी है, अमरबेल इसका एग्जांपल है। मॉस्किटो एंड प्लांट्स में अमरबेल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कशकटा। नेक्स्ट जो मोड है हमारा वो है सेप्रोट्रोपिक। सेप्रोट्रोपिक के अंदर क्या होता है, ये डेड और डिके थिंग्स पर है, डेड और जो डिकेइंग मैटर है ना, मरा हुआ, गला सड़ा, उसके ऊपर क्या करते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, गली सड़ी चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, डेड एंड डिके मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब कुछ ना कुछ एक चीज कॉमन हो गई, जो डेड और डिके थिंग्स को खाता है, मरी हुई चीजों को खाता है। वैसे ही अगर हम बात करें जो लायन है या जो टाइगर है, वो दोनों भी क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स को ही खाते हैं, मार कर ही खाते हैं ना, मरी हुई चीजों को ही खाते हैं। ऐसा नहीं जिंदा का जिंदा खा लिया, पहले उनको मारते हो उसके बाद उनको खाते हैं। अब ये भी डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, ये भी डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। तो लायन को हम सेप्रोट्रोपिक में, या फिर सेप्रोट्रोपिक के अंदर कौन से आते हैं, सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया,
जैसे फंजाई के अंदर आती है यीस्ट। ये सारे के सारे क्या सेप्रोट्रोपिक है। फंजाई सब सारी की सारी सेप्रोट्रोप होती है फंजाई। मोल्ड है जैसे ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर लगने वाली फंजाई, फफूंदी जिसको हम बोलते हैं। अब लायन भी इसके अंदर इंक्लूड हमने क्यों नहीं किया, या फिर सेप्रोट्रोपिक्स को हमने कार्निवोर्स में क्यों इंक्लूड नहीं किया? इनमें एक डिफरेंस, एक फर्क है। ये खाना खाता है और उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है, इनसाइड द बॉडी। और ये जो न्यूट्रिशन लेते हैं ये आउटसाइड डाइजेशन करते हैं। बॉडी से बाहर अपना न्यूट्रिशन जो जूस है इनका वो सेक्रेट कर देते हैं और उसको बाहर ही बॉडी से बाहर ब्रेक डाउन करते हैं मिनरल्स के अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर, और फिर एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये डिफरेंस है सेप्रोट्रोपिक और कार्निवोर्स के अंदर। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारे 5 तरह के, जिनके डेफिनेशन ऑब्वियसली पेपर में आ सकती है। एट्रोट्रोपिक के अंदर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, इनके अंदर कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है? हेटेरोट्रोप, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ इस तरह का एक डायग्राम हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है न्यूट्रिशन साइकिल का, ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन का। लेबल्ड डायग्राम इसका पूछा जा सकता है पेपर में, तो आप इस डायग्राम को जरूर सीख लें। इसमें सबसे पहले हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कैविटी है जिसको हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से फिर खाना जो है यहाँ से अंदर की तरफ पुश होता है। ये जो खाना दिख रहा है ना आपने, यहाँ से ऐसे खाना अंदर की तरफ ये आगे चला जाता है। इसको बोलते हैं फूड पाइप या फिर ईसोफगस। फूड पाइप या ईसोफगस। ईसोफगस ये अगर आप याद रखें तो अच्छा होगा। अगर फिर भी आपको एग्जाम टाइम में इसका नाम याद नहीं आता तो आप इसको फूड पाइप भी लिख सकते हैं। उस फूड पाइप के बाद यहाँ पर एक इस तरह की सैक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं अपना स्टमक। ये हमारा पेट है। स्टमक के साथ में इस तरफ एक ऑर्गन है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, लीवर। उसके बाद इस तरफ एक और ऑर्गन है लीफ की शेप का, पेनक्रियाज, ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। और उसके बाद ये जो है ये हमारी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, नाम से स्मॉल इंटेस्टाइन है। लेंथ में ये काफी लंबी है। लेंथ अगर देखें हम स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो 5 से 7 मीटर होती है। 5 से 7 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। उसके बाद यहां से हमारी क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है, नाम से लार्ज है। इसका जो डायमीटर है ना वो लार्ज है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो छोटा होता है, इसलिए इनका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन, और जिसका डायमीटर बड़ा है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। ये लगभग 1 to 1.3 मीटर के आसपास पाई जाती है इसकी जो लेंथ है। और फिर यहां से रेक्टम एक स्ट्रक्चर है जहां पर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। और फिर एक एनस नाम के एक स्ट्रक्चर से क्या है, उसको हम वेस्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रेट कर देते हैं। तो ये सारे के सारे इसके अंदर हमने स्टडी करने हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर। स्टार्टिंग से अगर हम देखें, अगर स्टार्टिंग से इसको हम देखते हैं, न्यूट्रिशन, तो सबसे पहला जो इसके अंदर है वो है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो होती है, बक्कल कैविटी के साथ में कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी है। देखो डाइजेशन में ना 2 चीजें मेन पढ़नी होती है। एक तो हमारी एलिमेंट्री कैनल जिसको अभी हम स्टडी कर रहे हैं, बक्कल कैविटी से ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, साथ में कुछ ग्लैंड्स हैं। तो जहां से न्यूट्रिशन हमारा गया बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल।
दूसरी जो चीज होती है एलिमेंट्री कैनल के बाद वो होती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स जैसे बक्कल कैविटी के अंदर सैलिवरी ग्लैंड मिलेगी, फिर उसके बाद स्टमक के पास में लीवर है, पेनक्रियाज है, ये एसोसिएटेड ग्लैंड है जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बक्कल कैविटी की अगर हम बात करें इसके अंदर हमारी सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। सैलिवरी ग्लैंड से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है एमिलेज। एमिलेज या सैलिवरी एमिलेज भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि एमिलेज दो जगह से निकलता है, एक पेनक्रियाज से भी निकलता है, वहां पर पेनक्रियाटिक एमिलेज बोलेंगे इसको। अब ये कौन सा है, सैलिवरी ग्लैंड से निकला सैलिवरी एमिलेज। इसका फंक्शन जो होता है ये ग्लूकोज को डाइजेशन में हेल्प करता है, जो ग्लूकोज है उसका डाइजेशन करता है, ये ग्लूकोज के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल है। लगभग 30% जो ग्लूकोज है, जो कि मैक्सिमम है, हमारे बक्कल कैविटी के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, उसका डाइजेशन हमारे सैलिवरी एमिलेज, सैलिवरी ग्लैंड से बक्कल कैविटी के अंदर ही कंप्लीट हो गया। दूसरी चीज बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है, च्यूइंग होती है, खाने को हम चबाते हैं, हमारे इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, टीथ है या फिर टंग है। टीथ और टंग की हेल्प से क्या करते हैं, हम खाने को चबाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, टर्निंग करते हैं, टीयरिंग करते हैं इसकी। तो च्यूइंग के बाद खाना फिर नेक्स्ट चला जाता है हमारा ईसोफेगस के अंदर, जो कि सेकंड ऑर्गन है। फूड पाइप, अब फूड पाइप या ईसोफेगस, ईसोफेगस, अब ये मसल्स की बनी हुई ऐसी क्या है, एक डक्ट है, एक ट्यूब है, जो नीचे किससे जुड़ी होती है, इस तरह की एक ऑर्गन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक। तो इस तरह की एक ट्यूब है, इस ट्यूब के पास में यहां पर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ऐसे कुछ सेल रखी हुई हैं इसकी वॉल के ऊपर, जिनको हम बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड का काम क्या होता है, म्यूकस रिलीज करना, म्यूकस लुब्रिकेशन का काम करता है। जैसे फूड पाइप के अंदर खाना जाता है तो रास्ते में कहीं स्टिक ना हो जाए, या कहीं ना कहीं स्टिक अगर हो गया वो, तो एंजाइम्स क्या है, इस हमारी एलिमेंट्री कैनल को खराब कर देंगे। तो लुब्रिकेशन के लिए म्यूकस ग्लैंड क्या रिलीज करती है, लुब्रिकेशन के लिए, कि ये खाना कहीं स्टिक ना हो, म्यूकस रिलीज करती है। और इन सेल का नाम क्या है, म्यूकस ग्लैंड, या फिर गोबलेट सेल भी बोलते हैं इनको, गोबलेट सेल। इतना डीपली तुम्हारे पेपर में नहीं आने वाला है, गोबलेट सेल। अब यहां से, यहां मसल्स की बनी होती है, ये जो हमारी ईसोफेगस है ये कौन सी है, ये स्मूथ मसल से बनी होती है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था मसल्स 3 टाइप की होती हैं, जिसमें एक स्केलेटल मसल्स थी, दूसरी स्मूथ मसल्स थी, एक हमारी कार्डियक थी। तो स्मूथ मसल्स जो हमारे कॉन्शियस विल से कंट्रोल नहीं होती है, खाने को ये पुश करती है नीचे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स की हेल्प से जो ये फूड की मोशन है नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। 1 नंबर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज पेरिस्टालसिस। तो सेकंड और थर्ड जो ऑर्गन है हमारा वो है स्टमक। स्टमक हमारा, स्टमक जो है कुछ इस तरह की एक सैक स्ट्रक्चर है, इस तरह की एक स्ट्रक्चर है स्टमक। अब जो स्टमक है इसकी बाउंड्री के ऊपर भी कुछ सेल पाई जाती हैं, यहां पर कुछ एसोसिएटेड सेल है, कुछ ग्लैंड्स हैं जो अपना सेक्रेशन रिलीज करती हैं इसके अंदर। अब जैसे ही फूड यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर फूड पार्टिकल आ जाता है, जो ग्रेन्यूल्स हैं, खाने के जो पार्टिकल हैं, वो यहाँ पर आने के बाद इसकी जो वाल है वहां पर स्ट्रेच होता है और फिर कुछ
सेक्रेशन रिलीज होता है। स्टमक के अंदर से रिलीज होने वाले इंपॉर्टेंट सेक्रेशंस में सबसे पहला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम क्या होता है बेटे? किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारता, पहला काम यही है। बाहर से खाने के साथ आने वाले हार्मफुल पैथोजन बैक्टीरिया को मारता है। इसके अलावा इसका और काम क्या है? ये पीएच प्रोवाइड करता है। किसके लिए? पेप्सिन के लिए। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। HCl का, इसका तीसरा काम HCl का क्या है? जो फूड है या फिर कॉम्प्लेक्स जो फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है उसको सिंपल के अंदर तोड़ना, ये भी हमारे किसके काम है? स्टमक के। तो यहां से जो ये सेल है, यहां से क्या निकलता है? HCl, जो फूड के पार्टिकल्स को ब्रेक करता है, तोड़ता है छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर। ये जो पार्टिकल है ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूट जाते हैं, और साथ में जो हार्मफुल एंजाइम है उनको किल कर दिया जाता है। किसकी हेल्प से? HCl की हेल्प से। दूसरा जो काम होता है, यहाँ पर म्यूकस भी रिलीज होता है, वही लुब्रिकेशन के लिए। लुब्रिकेशन साथ में म्यूकस यहाँ पर एक और काम करता है। HCl की वजह से खाना जो है वो एसिडिक हो जाता है, उसको न्यूट्रल करने के लिए एल्कलाइन सब्सटेंस चाहिए, और म्यूकस क्या है? एल्कलाइन है, बेसिक इन नेचर। नेचर में कैसा है? ये बेस होता है, इसलिए ये लुब्रिकेशन के साथ में इसको न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करता है। तीसरी जो चीज यहां से निकलती है वो है पेप्सिन। पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो क्या हेल्प करता है? प्रोटीन के डाइजेशन में। प्रोटीन डाइजेशन में पेप्सिन हेल्प करता है। ये हमारी तीसरी ग्लैंड थी। नेक्स्ट जो इसके बाद एक चीज इसके अंदर हम देखते हैं, यहाँ पर स्पिंक्चर लगे होते हैं ऐसे, यहाँ पर कि फूड यहाँ आने के बाद इस तरफ पुश ना हो, और जब तक कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हो जाता इस तरफ पुश ना हो। ये स्पिंक्चर्स हैं, गैस्ट्रिक वाल्व्स हैं। गैस्ट्रिक वाल्व है ये, वाल्व इसको आगे नहीं जाने देते। नेक्स्ट जो हमारा है फोर्थ जो इसका एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है वो हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से ऐसे बाहर निकलकर एक डक्ट आती है जो इस तरह से काफी बड़ी होती है लेंथ में। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहले वाला पार्ट है ये इस तरह से सी शेप का होता है, जिसको हम बोलते हैं डेडनम। डेडनम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला सी टाइप का पार्ट है। सी शेप का जो पार्ट होता है वो क्या है? डेडनम है। अब जैसे ही इस डेडनम के अंदर फूड पार्टिकल्स आते हैं, यहां पर एक और एसोसिएटेड ग्लैंड हम पढ़ते हैं, यहां पर रखी होती है एक इस तरह से एक एसोसिएटेड ग्लैंड है, जिसके अंदर दो सेक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, दो इस तरह के ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, दो इस तरह से दो ग्लोब्यूल्स रखे होते हैं जो इससे ज्वाइंटेड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो होते हैं ना, गॉल ब्लैडर, इनके अंदर एक जूस स्टोर होता है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। पित्तरस भी बोलते हैं इसको, बाइल जूस। बाइल जूस ये क्या हमारी पित्त की थैली है, इनके अंदर क्या स्टोर है? बाइल जूस स्टोर है। बाइल जूस को पेनक्रियाज बनाता है बेटा। बाइल जूस जो होता है ना पेनक्रियाज से बनकर स्टोर होता है लीवर के अंदर। तो बाइल जूस जब यहाँ पर खाना पहुंचता है, जो फूड पार्टिकल है सिंपल फॉर्म में स्टमक से यहां तक पहुंच गए,
अब इनके ऊपर एक्ट करता है, साथ में यहाँ पर एक और भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, यहाँ पर जो रखी होती है इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज के अंदर से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं और कुछ यहाँ हमारे बाइल जूस जो है लीवर से भी आता है। अब बाइल जूस का काम क्या होता है? फैट एमल्सिफिकेशन करना। फैट का इमल्सिफिकेशन करना, बड़े बड़े जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को फूड एब्जॉर्ब करना है, ब्लड के अंदर मिलाना है, एब्जॉर्ब करने के लिए पार्टिकल्स का छोटे होना जरूरी है। फैट का एमल्सिफिकेशन होता है, फैट के जो ग्लोब्यूल्स हैं उनको तोड़ा जाता है कॉम्प्लेक्स सिंपल में, जो किसका काम है? लीवर का। फैट इमल्सिफिकेशन। पेनक्रियाज से निकलने वाला जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है एक ट्रिप्सिन, एक एंजाइम, सॉरी, ट्रिप्सिन एंजाइम है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन का काम क्या है? जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन करवाता है। ये प्रोटीन का, प्रोटीन के डाइजेशन में ट्रिप्सिन हेल्प करता है। इसके पेनक्रियाज से अंदर निकलने वाला, यहां से पेनक्रियाज के अंदर से कुछ और भी चीजें निकलती हैं, जैसे इंसुलिन भी निकलता है यहां से। इंसुलिन का काम क्या है? शुगर लेवल कंट्रोल करना, शुगर का जो लेवल है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद जो फूड है वो इंटेस्टाइन के इस पार्ट में आ जाता है, यहां पर, जिसको हम बोलते हैं आइलम, सॉरी जेजनम। जेजनम। उसके बाद जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है? आइलम। ये नाम आप याद ना भी रखो तब भी ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखे, सी शेप की कौन सी है? डेडनम, फिर जेजनम, फिर आइलम। अब इनके अंदर क्या पाया जाता है? जो जेजनम और आइलम है, यहाँ पर छोटी छोटी विलाई पाई जाती हैं, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर पाई जाती है ऐसी। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह से विलाई पाई जाती हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम अगले पेज पर बना देते हैं, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ इस तरह की प्रोजेक्शन पाई जाती हैं, इस तरह की प्रोजेक्शन है। और इनके ऊपर लगी होती है यहां पर कुछ और सेल हैं, इस तरह से, इस तरह की सेल पाई जाती हैं। अब ये हमारी क्या है? विल्लई। इनके ऊपर लगी हुई है ब्रश बॉर्डर सेल। ब्रश बॉर्डर सेल। अब काम क्या है इनका? जो न्यूट्रिशन आता है ना इस तरफ से, जैसे यहाँ से फूड पार्टिकल्स आएंगे, ब्रश बॉर्डर सेल इनको क्या करती है? कैप्चर कर लेती है, और इसको यहाँ से जो ब्लड वेसल है, यहाँ पर क्या पाई जाती है? हमारी ब्लड वेसल पाई जाती है, जिसको एक हम लाल कलर से ही बना देते हैं। यहाँ पर हमारी ब्लड वेसल होती है इनके अंदर, यहाँ पर। तो उन ब्लड वेसल के अंदर फूड को मिलाना, क्योंकि इसको फिर क्या है? पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, इसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इसका होना है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई है, विलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन काम क्या होता है विलाई का? एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया बढ़ाना। सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना। दूसरा काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड को एब्जॉर्ब कर लेना। फूड को एब्जॉर्ब किया, ब्लड वेसल में मिक्स कर दिया, और उसके बाद पूरी बॉडी के अंदर ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट इसका है हमारा, वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कुछ इस तरह की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, कुछ इस तरह की एक प्रोजेक्शन पाई जाती है,
ऐसे। इसके स्टार्टिंग में यहां पर एक और ग्लैंड पाई जाती है, यहां पर ऐसे, जो फिर ये किससे जुड़ी है आगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी हुई होती है। अब इसके अंदर ये जो छोटी सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का अभी हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, इसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ये ऑर्गन क्या है अभी हमारे लिए, वेस्ट है, वेस्टिजियल ऑर्गन। पहले जब जो ह्यूमंस थे वो ग्रास खाते थे या फिर लीव्स को खाते थे जिनके अंदर सेलुलोज पाया जाता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास एंजाइम होते थे, कौन से, सेलुलोज डाइजेस्टिव, सेलुलोज एंजाइम थे, सेलुलोज एंजाइम इसके अंदर रखे होते थे। लेकिन अब हमने सेलुलोज पर डिपेंड रहना छोड़ दिया, तो ये ऑर्गन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो ये अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। उसके बाद अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पर इसका काम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका वाटर का एब्जॉर्प्शन। फूड के अंदर से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा है, अनडाइजेस्टेड फूड जो बचा है, उसके अंदर से ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और लास्ट में क्या बच जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड, फीसल मैटर। अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो बच जाता है और उसको कहां पर स्टोर करते हैं, यहाँ पर एक सैक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं रेक्टम। और जैसे ही रेक्टम फिल हो जाता है तो एनस की हेल्प से क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फीसल मैटर को हम बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। ये था हमारा डाइजेशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन साइकिल, कि कैसे कैसे न्यूट्रिशन चलता है बक्कल कैविटी से एनस तक, पूरी एलिमेंट्री कैनल, साथ में एसोसिएटेड ग्लैंड, उन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन, वो सारी चीजें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो इसके अंदर है रेस्पिरेशन सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन की हेल्प से या गैसेस की हेल्प से, जो हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन, जो न्यूट्रिशन है जैसे कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट को हमने सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना है, उसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर स्प्लिट करना है, उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। जैसे हम पढ़ के आए थे, जो ग्लूकोज है वो कहां से बना था, प्लांट ने उसको प्रोड्यूस किया था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर C6H12O6 बना दिया था, साथ में कुछ ऑक्सीजन रिलीज हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब उल्टा करना है, इसको हमने तोड़ना है किसके अंदर, वाटर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और साथ में क्या मिलेगा, यहां से सन की एनर्जी ली थी ना, एनर्जी, केमिकल एनर्जी, उस केमिकल एनर्जी को भी हमने निकालना है, उसी से हमारी पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है। सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, कहां से मिलेगी, जब इसको हम तोड़ेंगे वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो एक केमिकल एनर्जी निकलेगी जिसका हम यूज करते हैं, जिससे हम क्या बनाते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म सभी को याद होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। अब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। जैसे जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन की थी, फोटोसिंथेसिस हुआ था, तो हमने ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में मिली थी। अब इसको हमने तोड़ना है वापस इनमें, तो ये ऑक्सीजन इसमें वापस लगेगी, तो इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। दो तरह का होता है ये, एक तो है एरोबिक, दूसरा है एनएरोबिक, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, एनएरोबिक विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के जो रेस्पिरेशन चलता है। एक बार स्टडी कर लेते हैं हम इसको। एरोबिक में क्या होता है, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा ग्लूकोज जाता है, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं, इस ग्लूकोज को हम दो तरीके से, ग्लूकोज को हमने तोड़ना है, ग्लूकोज को हमने तोड़ना है पायरुविक एसिड के अंदर,
पायरुवेट्स के अंदर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुवेट के अंदर टूटता है। ग्लूकोज क्या है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट क्या है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल जिसको 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ दिया जाता है। कहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर सेवरल्स ऑफ एंजाइम्स की हेल्प से। जो ये प्रोसेस है ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस के अंदर लगभग 10 स्टेप होते हैं, 10 ही एंजाइम होते हैं जो ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ते हैं और इससे हमें मिलती है 2 एटीपी। इस प्रोसेस में क्या मिल जाता है 2 एटीपी। और इसमें हमारा यूज क्या होता है NAD। NAD से क्या बन जाता है NADH बन जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ये पूरी प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस की क्या है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है हाइड्रोजन का रिमूवल और ऑक्सीजन का एडिशन। जैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हुआ था रिडक्शन हुआ था, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ था। इसके अंदर अब ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा। उसके अंदर ऑक्सीजन क्या थी रिमूव हुई थी। अब इसमें पायरुवेट जो बन जाते हैं, अब इन पायरुवेट को आगे चल के हम 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, जिसमें आता हमारा एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक जो रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा बच्चे, इसमें ऑक्सीजन यूज होती है। और ऑक्सीजन यूज कहां होगी सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में नहीं होगा अभी ये काम। अभी यहां से आगे कहां जाएगा पायरुवेट, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है ये सारा काम। वहां पर क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, साथ में वाटर के कुछ मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और क्या मिलेगा एनर्जी, एनर्जी मिलेगी। ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है। यहां पर हमें मिलते हैं 36 एटीपी, 36 एटीपी मिलते हैं हमें यहाँ पर। 36 और 2 पहले मिले 38 एटीपी किसमें हो गए हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में। 38 एटीपी कैसे 36 तो अब यहां मिले, 2 कहां मिले थे 2 एटीपी हमें ग्लाइकोलिसिस में, कहां लिखा ये लिखा यहाँ पे। तो 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस के अंदर मिले थे, 36 कहां मिले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब टोटल कितने हो गए 38 एटीपी। दूसरा अगर हम बात करें एनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो पायरुवेट थे इनको फिर से तोड़ा जाता है किसके अंदर लैक्टिक एसिड के अंदर, इथेनॉल के अंदर तोड़ दिया जाता है। इथेनॉल ही क्या होता है अल्कोहल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर तोड़ा जाता है। और लिटिल एनर्जी, लिटिल एनर्जी का मतलब क्या है, ये जो 2 एटीपी मिले थे, ये जो 2 एटीपी है यही है बस, इसके बाद कुछ नहीं मिलता। यहां से हमें NAD भी मिल जाता है, क्योंकि NAD कहाँ यूज होता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर, जहां से क्या बन जाता है NADH प्लस पायरुवेट। ये 2 चीजें हमें ग्लाइकोलिसिस में मिलती हैं। तो NAD यूज होता है एनारोबिक बैक्टीरिया का, तो वो NAD उनको वापस भी चाहिए बाद में, इसलिए वो इसको आगे की तरफ भेज देते हैं, जिसमें क्या है एनर्जी मिलती है 2 एटीपी, और साथ में और क्या चीजें मिलती हैं उनको इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड भी कुछ प्रोड्यूस कर देते हैं। लैक्टिक एसिड बहुत ही कम रेयर चांसेस में होता है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन होती है एरोबिक एंजाइम के अंदर तब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा रेस्पिरेशन था। एरोबिक और एनारोबिक देख लेते हैं अब ह्यूमंस में कैसे होता है ये रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन जो बीइंग है उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होगा। सबसे पहले है हमारे पास नेजल कैविटी, जिसको हम बोलते हैं नोज। यहां से फिर जो एयर है वो जाती है ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया जो होती है हमारी विंड पाइप भी बोल सकते हैं, जैसे ईसोफेगस फूड पाइप, ट्रेकिया क्या है एयर पाइप, विंड पाइप जहां से एयर जाती है।
अब इस ट्रैकिया के अंदर इस तरह से कुछ रिंग कार्टिलेज लगा हुआ है, ऐसे कार्टिलेज की रिंग लगी होती हैं ऐसे सी शेप में, इस तरह की क्या है कार्टिलेज की रिंग लगी होती हैं। अब कार्टिलेज की रिंग का काम क्या होता है, जो हमारी ट्रैकिया है, जैसे ये बैलून लाइक, ये सॉरी ट्रैकिया है, इसके अंदर ऐसे रखी हुई है, ये विंड पाइप के अंदर ऐसे रखी होती हैं। अब इनका काम होता है जो हमारी ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए, वो ऐसे कोलैप्स करेगी तो एयर अंदर नहीं जाएगी, उसको ओपन ही रहना चाहिए। उसको ओपन रखने के लिए क्या है, यहाँ पर कार्टिलेज की रिंग लगी हुई है। अब इसके सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लेरिंग्स। लेरिंग्स के अंदर होते हैं वॉइस कोड, वोकल कॉर्ड, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। साउंड प्रोड्यूस होता है, कुछ इस तरह का एक बॉक्स रखा होता है, इसी के ऊपर बना देता हूं मैं यहाँ पे। कुछ इस तरह का एक बॉक्स रखा होता है जिसके अंदर क्या रखे हैं, ऐसे वोकल कॉर्ड रखे होते हैं जिनसे साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद ये ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद लंग्स पाए जाते हैं, दो तरह के, दो लंग्स पाए जाते हैं पेयर में, सॉरी दो लंग्स होते हैं, जिसमें हमारा जो इस तरफ वाला लंग्स है ना, ये वाला जो है लेफ्ट साइड में जो हमारा लंग्स पाया जाता है, ये थोड़ा सा साइज में छोटा होता है। अगर रेशो की बात करें हम तो 3:2 में पाए जाते हैं। हमारा जो राइट वाला है वो लेफ्ट वाले लंग के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है। लेफ्ट साइड का लंग्स थोड़ा सा छोटा होता है। वो छोटा इसीलिए है क्योंकि इस तरफ क्या होता है, हमारा हार्ट होता है थोड़ा सा टिल्ट इस साइड में, ये यहाँ पर क्या है हमारा हार्ट पाया जाता है। हार्ट इसी के पास में यहाँ से क्या है, ये ऐसे थोड़ा सा नोच बना लेता है जिसको बोलते हैं कार्डियक नोच। अब इस लंग्स के अंदर यहाँ पर पाई जाती है, जैसे ही हमारी जो ट्रैकिया है वो लंग्स के अंदर ऐसे एंटर करेगी तो उसको बोलते हैं हम ब्रोंचोई। तो ये क्या है, एक इस तरफ और एक इस तरफ ब्रोंचोई है। ब्रोंचोई क्या है, जैसे लंग्स में ऐसे ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड कर जाती है ब्रोंचोई, उसके बाद ये आगे जाके और भी डिवीजन कर लेती है ऐसे इस तरह से। तो और भी कई उसमें ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है जिसको बोलते हैं ब्रोंचोइल्स, ब्रोंचोई और ब्रोंचोइल्स। ब्रोंचोइल्स के लास्ट में कुछ इस तरह की एक एयर सैक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एल्वेली, लंग्स एल्वेली। लंग्स एल्वेली को ही हम बोलते हैं एयर सैक। यहाँ पर एयर पहुंचती है, एयर जो स्टोर होती है उसका एक्सचेंज होता है। एक बार एल्वेली की स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं कि एल्वेली की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है और क्या रेस्पिरेशन के अंदर, ह्यूमन रेस्पिरेशन में होता है। जैसे ये है, यहाँ पर ये एल्वेली है, इस एल्वेली के पास में यहाँ पर होती है हमारी ब्लड वेसल, जिसको हम किसी दूसरे कलर से बना लेते हैं। यहाँ पर होती है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के बीच में जो गैप पाया जाता है, ये वाला जो गैप है एल्वेली और ब्लड वेसल के बीच में एक गैप है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जैसे ही यहाँ पर एयर पहुंचती है, यहाँ पर जो एयर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, साथ में और भी बहुत सारी गैसेस पड़ी होती हैं। इस तरफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बोक्सिनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के पास जाकर ऑक्सीजनेटेड बनता है, प्योर होता है। तो इस तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। इस तरफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3%, बहुत ही कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स, जो हमारी ब्लड वेसल उसमें ज्यादा है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ आ जाएगी। ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ आ जाएगी और ऐसे हमारा ब्लड क्या है, प्योर हो जाता है। और ब्लड प्योर होने के बाद ये क्या कर देता है, इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है कहाँ, हार्ट के पास। नेक्स्ट जो है इसी लाइन में हमारा ट्रांसपिरेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपिरेटरी सिस्टम। ट्रांसपिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपिरेशन किससे होता है, हार्ट की हेल्प से पंप होता है
एक टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं ब्लड। तो इस ब्लड की हेल्प से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का, न्यूट्रिशन का। जो भी न्यूट्रिशन हमने अभी न्यूट्रिशन साइकिल पढ़ा, न्यूट्रिशन सारा का सारा ब्लड में जाएगा। अब ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। अब वहां ट्रांसपोर्टेशन के बाद वो हमारे सेल तक पहुंचेगा, अलग अलग टिश्यू तक जाएगा, जहां पर फिर उस न्यूट्रिशन से यूटिलाइज करके एनर्जी ली जाती है, प्रोटीन लिया जाता है, विटामिन लिए जाते हैं। तो अब पूरी बॉडी तक ब्लड की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्वेश्चन आता है ब्लड है क्या? ब्लड एक लिक्विड टिश्यू है जो किस चीज से मिलकर बना होता है? दो इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर, एक तो इसके अंदर है प्लाज्मा, दूसरा इसके अंदर है फोम्ड एलिमेंट। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? लगभग 54%। फोम्ड एलिमेंट कितने परसेंट बच गए? 46%। 46%। प्लाज्मा के अंदर जो है वो 90% क्या पाया जाता है? वाटर। और इसके अंदर जो 10% बचा वो क्या है? इसमें मिनरल्स है, इसके अंदर विटामिन्स है, इसके अंदर आयंस है, इसके अंदर हार्मोन पाए जाते हैं, हार्मोन पड़े रहते हैं ब्लड के अंदर। इसके अंदर और कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट 3 तरह के होते हैं, जिसमें आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स। ये तीनों सेल हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो पाई जाती है आरबीसी, मोस्ट अबंडेंट है। दूसरे नंबर पर जो पाई जाती है वो डब्ल्यूबीसी, तीसरे नंबर पर प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तीसरे नंबर पर सॉरी डब्ल्यूबीसी, दूसरे नंबर पर क्या है? प्लेटलेट्स पाई जाती हैं जो ब्लड के अंदर होती हैं। तो इनसे हमारा ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो जो ब्लड है वो किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है? मिनरल्स का, फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से एक्सक्रेशन करवाने के लिए वेस्ट के अंदर क्या है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या है वेस्ट के अंदर? अनडाइजेस्टेड, या फिर अनडाइजेस्टेड नहीं कहेंगे तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वेस्ट है। जैसे अमोनिया है जिसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया की फॉर्म में। ये सारे के सारे वेस्ट है, इनको ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा हार्मोनल ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एंटीबॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है। ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? ब्लड के। हमारी बॉडी में कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना है तो किसकी हेल्प से होता है? ब्लड की हेल्प से होता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इसको पंप करने के लिए क्या है? हमारा ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें, ह्यूमन जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में पाया जाता है। ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर बताए गए हैं? 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर की वजह से इसको क्या बोलते हैं हम ह्यूमंस को? वार्म ब्लड, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं हम, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। चार हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं, 4 हार्ट चैम्बर इसके अंदर है। 4 हार्ट चैम्बर जिसमें क्या है, एक बार हम यहां देख लेते हैं। यहां पर एक चैम्बर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, एक चैम्बर तो ये है, एक चैम्बर यहां इस तरफ दिखाई दे रहा है, ये वाला दूसरा चैम्बर। एक चैम्बर ये आप देख पा रहे हैं, तीसरा चैम्बर, और एक चैम्बर ये है, चौथा चैम्बर। अब 2 चैम्बर इस तरफ है और 2 इस तरफ है, तो ये लेफ्ट साइड के हैं। इस तरफ कौन से हैं? लेफ्ट, इस तरफ राइट है। तो ये ऊपर वाले दोनों चैम्बर को हम बोलते हैं एट्रियम। तो ये कौन सा होगा? राइट एट्रियम, ये
लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले दोनों को बोलते हैं वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल। अब इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसके अंदर जो ब्लड आता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, एक बार देख लेते हैं इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके। आई होप आप सभी को ये विजिबल होगा। तो देखिए इसके अंदर क्या है, अरे यहां पर ये जो राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम के अंदर क्या आता है, कार्बोक्सिलेटेड ब्लड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। यहां से फिर ये लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बोक्सिलेटेड ब्लड। अब जिसके थ्रू ये आया है, जहां से ये आया, हार्ट के पास लेकर आने वाली जितनी भी वेसल है उनको हम क्या बोलते हैं, सारी की सारी क्या होती हैं, ब्लड के पास लेकर आने वाली वेन्स। और ब्लड से लेकर जाने वाली कौन सी है, आर्टरी। तो यहां पर लेकर जो आई है वो कौन सी है, वेन्स, वेना कावा। वेना कावा से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इसके अंदर आ जाएगा, लेफ्ट जो राइट वेंट्रिकल है। अब राइट वेंट्रिकल से यहां से पुश होकर ये कहा जाएगा, लंग्स के पास जाएगा प्योर होने के लिए, जैसा कि अभी हम एलवली के पास पढ़ के आए थे। तो यहां से किसकी तरफ गया, लंग्स की तरफ, और वहां पर प्योर होकर आएगा। तो लेकर जाने वाली कौन सी होती है, आर्टरी। और इम्प्योर ब्लड को लेकर जाने वाली कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। इम्प्योर ब्लड जो लंग्स तक लेकर गई है, पल्मोनरी आर्टरी। फिर प्योर ब्लड को लेकर आने वाली जो वेन है वो कौन सी है, पल्मोनरी वेन। लंग्स के पास गया ब्लड और यहां से प्योर होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। लेफ्ट एट्रियम से फिर कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहां से पास होके जो आयोटा है, जो आर्टरी है पूरी बॉडी के अंदर, प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो ये हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर है, ये पेपर में आ जाती है लेवल डायग्राम। ये जो वाल आप देख रहे हैं ये पेरिकार्डियम वाल है, पेरिकार्डियम वाल है ये, पेरिकार्डियम वाल। यहां पर कुछ वाल्व लगे हुए हैं दोनों तरफ, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। जैसे ये वेंट्रिकल्स जो सिस्टोल करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो ब्लड यहां से बाहर निकलता है लंग्स की तरफ और बॉडी की तरफ जाएगा। ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, वापस एट्रियम में ना आए, उसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, वाल्व लगे हुए हैं। इन वाल्व को बोलते हैं कस्पिड वाल्व, कस्पिड वाल्व है। इसके अलावा कुछ वाल्व यहां पर भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये रिलैक्स होंगे, डायस्टोल होगा हमारे वेंट्रिकल्स का, तो ब्लड जो है लंग से वापस ना आ जाए। वही फिर बैक फ्लो की बात है कि यहां से वापस ना आ जाए इस तरफ, यहां से वापस, या फिर यहां से ये वापस बैक फ्लो ना हो, उसको रोकने के लिए यहां पर क्या लगे हुए हैं, वाल्व। इन वाल्व को क्या बोलते हैं हम, ये है सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व लगे हुए हैं यहां पर हमारे। इससे अर्थ क्या है, बैक फ्लो को रोकता है। ये चार वाल्व हैं यहां पर, दो और दो ये है, चार क्या है, चैम्बर है। चार जगह से ब्लड क्या है, बाहर निकलता है या बाहर से आता है। और ये इसकी पेरिकार्डियम है, हार्ट की वाल है। तो इससे हमारा हार्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड को पंप करता है, जिनसे ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा बचता है, इसी में हार्ट का डबल सर्कुलेशन। उसके बाद जो है हमारा एक्सक्रेशन, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट के अंदर एक्सक्रेशन। एक 25 से 30 मिनट की क्लास और हमारी बचती है, जिस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। इस जो भी इस क्लास में मैंने करवाया है और इसका अगला जो पार्ट में डालने वाला हूं, उससे बाहर बोर्ड क्लासेस में कुछ भी नहीं आने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए, आप बच्चों के लिए है,
जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम होगा, चाहे वो किसी चीज का भी है, साइंस का है, मैथमेटिक्स का है, या आपका एसएसटी से रिगार्डिंग है, तो उससे पहले दिन हम 1 से 2 घंटे की लाइव क्लास जरूर डालेंगे बेटा। तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें। उस लाइव क्लास में 90% जो है ना क्वेश्चन हम वही कराने वाले हैं जो आपकी बोर्ड क्लासेस में आएंगे। तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आप आने वाली हर वीडियो को देख पाएं। बोर्ड से पहले जरूर हम वो वीडियो डालेंगे जिसमें 90% सिलेबस क्वेश्चन वही होंगे जो आपके पेपर में आने वाले हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।